हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बना रही हूँ ईएमआर स्टूडेंट्स के लिए पीजीटी कॉमर्स। ठीक है। अकाउंट से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। अब तक मैंने जितनी भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं अपनी पहली 6 वीडियोस में, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट अगर अलाउड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापारिक छूट की अनुमति। ठीक है। तो इसका क्या करते हैं? इट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाएगा? इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अलग से इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है। अलग से दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। कैन बी शोन आइदर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट। या तो अलग से दिखाया जा सकता है या खरीद लागत से कटौती की जा सकती है। नन ऑफ दीज। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो समझिए डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो कैश डिस्काउंट होता है आपका, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। जब आप किसी से पेमेंट जल्दी लेना चाहते हैं तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ जाए, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। प्राइस को कम कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। ठीक है। इसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को अलग से कोई भी एंट्री नहीं करनी होती, नो एंट्री। ठीक है। सेपरेट एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज कीजिए परचेज किया है आपने, ठीक है, 3,000 का माल, और उस पे देना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी आप डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे, बस 3,000 में से आप 10% लेस कर दोगे। रिमेनिंग 300 रुपए जो है आपके डिस्काउंट के, ठीक है, 3,000 में से लेस करने के बाद 2,700 रुपए आपका प्राइस दिखाओगे परचेज में। ठीक है। तो परचेज को आप 2,700 से कर दोगे। यही होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो जब ये अलाउड किया जाता है, ठीक है, तो ये एक्सपेंस होता है, और जब ये रिसीव होगा तो ये आपका इनकम होगा। लेकिन इसको अलग से हम कभी भी शो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन 2 के साथ जाओगे, इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अलग से बुक्स में से नहीं दिखाई। अब आप कहोगे थर्ड क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि आपने कहा कि परचेज में से, परचेज कॉस्ट से डिडक्ट करोगे। हाँ, हम परचेज कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकते थे, लेकिन ठीक है, कैन बी शोन आइदर सेपरेटली, लेकिन इसे सेपरेट नहीं दिखा सकते। ठीक है। या तो क्वेश्चन ऑप्शन अगर ये नहीं दे रहा होता, या तो इसे अलग से दिखाया जाएगा या खरीद लागत से कटौती की जाएगी। तो अगर ये नहीं ऑप्शन में होता ना, ये फर्स्ट लाइन, तो आपका ये हो जाता। ठीक है, सी ऑप्शन। लेकिन अभी आपको जो जाना है बी ऑप्शन के साथ चल। राइट आंसर आपका बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है? परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे यानी उधार पे आप कोई संपत्ति यानी एसेट्स खरीद कर लाए हो। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, नगद के लिए संपत्ति की खरीद करके लाए हो। विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से मालिक द्वारा धन निकाला है। या स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, या कर्मचारियों की हड़ताल है। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि जहां आपके मनी की बात ना हो, जहां आप मनी मेजर नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंट का क्या कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग में उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। परचेज कर रहे हो असेट्स, तो कोई कीमत दे के आए होंगे, ठीक है, तो मनी में कन्वर्ट है, ये तो होगा। क्वेश्चन नोट पूछ रहा है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, कैश लाओ या क्रेडिट लाओ, कोई अमाउंट तो दे के आए होंगे, ठीक है, कैश लाए हो तो। और अगर आप अपने प्रोपराइटर, अपने पैसे बाहर निकाल रहा है, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, तो पैसे निकाल रहे हैं तो मनी है, अमाउंट होगा। ठीक है। लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, अगर हड़ताल पे जा रहे हैं आपके एम्प्लॉयज, तो इसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
और यही आपसे पूछा है कि नॉट इन फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। परचेजेस रेफर टू द बाइंग ऑफ, खरीद किसकी खरीद को संदर्भित करता है, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, अगर ऑफिस यूज के लिए आप स्टेशनरी लाए हो, क्या ये आपके लिए परचेज है? परचेज सिर्फ आप गुड्स के लिए यूज करते हो, ठीक है। परचेज की एंट्री वहां की जाती है जब आप गुड्स लाए हो, गुड्स मतलब जिस सामान को आप बेचते हो, जिसमें आप डीलिंग करते हो, ठीक है। तो स्टेशनरी है, ऑफिस के यूज के लिए लाए हो, बेचने के लिए तो नहीं लाए हो, तो ये नहीं हो सकता। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के यूज के लिए लाए हो आप, ठीक है, एसेट्स है। और जब एसेट्स आती हैं तो वहां परचेज वर्ड यूज नहीं किया जाता, जब भी एसेट्स आप खरीदते हो तो वहां एसेट्स का नाम ही डेबिट किया जाता है, पता ही है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकती। गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स को दोबारा बेचने के लिए लाए हो, तो हमेशा याद रखना परचेज का डीलिंग कहाँ है, जब गुड्स लाए हो, वो भी रीसेल के लिए। तो राइट आंसर तो आपका यही हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स, कहीं भी आप बैंक में पैसे जमा करो या बिजनेस में करो, ठीक है, कैश कहीं भी आप डिपॉजिट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। इससे आपकी वेल्थ तो बढ़ती है, ठीक है, आपको धन तो मिलता है, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा या परचेज रेफर में नहीं आएगा, ठीक है। तो खरीद किसकी खरीद को संदर्भित करता है, कार्यालय उपयोग के लिए स्टेशनरी होगा, कारखाने के लिए संपत्ति है, पुनः विक्रय के लिए माल, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा। गुड्स मीन्स, गुड्स का क्या मतलब है, आइटम परचेजेस फॉर ऑन कंजप्शन, ठीक है। माल का क्या मतलब है, स्वयं के प्रयोग के लिए खरीदी गई वस्तु, क्या आप अपने यूज के लिए कोई चीज ला रहे हो तो उसे गुड्स कह रहे हो, खुद के यूज के लिए कंजप्शन के लिए कोई माल ला रहे हो, ठीक है, तो उसे गुड्स नहीं कहोगे। दान के लिए खरीदी गई वस्तु, अगर आइटम परचेज किया जा रहा है फॉर डोनेशन, किसी को देने के लिए, ठीक है, डोनेट कर रहे हो, तो क्या ये गुड्स होगी, ठीक है, नहीं हो सकती। आइटम परचेज फॉर रीसेल, अगर कुछ खरीद के ला रहे हो ताकि उसे दोबारा रीसेल करो, और रीसेल से आपको क्या होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, ठीक है, इनकम मिलेगी, और ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ये तो है। पुनः विक्रय के लिए खरीदी गई वस्तु, बिल्कुल ठीक है। दोबारा बेचने के लिए अगर आप कोई भी चीज ला रहे हो तो वो गुड्स है। आइटम परचेज फॉर यूज इन बिजनेस, अगर यूज के लिए ला रहे हो तो वो एसेट्स है, ठीक है, तब तो वो फिर गुड्स नहीं हो सकती। गुड्स वो होती है जिसे आप बेचते हो, जो आपका काम है बेचने का, ठीक है, सेलिंग गुड्स। राइट आंसर क्या है आपका, सी हो जाएगा। लिविंग एसेट्स, विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, जो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, अगर इंटेंजिबल नहीं है, देखो, माइनस और माइनस दोनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाता है। तो यहाँ भी नोट है और यहाँ भी इन है, ठीक है, इन मतलब ऑपोजिट रूप है, नॉट टेंजिबल, ठीक है। तो यहाँ भी नोट, दोनों को काट दो, क्या बचा, इन नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव, क्या बचा, टेंजिबल। तो आपको ढूंढनी क्या है, जो टेंजिबल एसेट्स हैं। अब बच्चे को यही क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, और यहाँ गुडविल और इनमें से देखेगा और फिर कहेगा ये तो सारे इंटेंजिबल। क्वेश्चन को आपको समझना है, यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी इंटेंजिबल है, तो क्वेश्चन आपसे टेंजिबल एसेट्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आंसर ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, निम्नलिखित परिसंपत्ति में से कौन सी एक अमूर्त संपत्ति नहीं है, अमूर्त नहीं है तो क्या होगी, मूर्त होगी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, निवेश, पेटेंट, सद्भावना, ट्रेडमार्क। ये सद्भावना नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप ख्याति कर लेना, ठीक है। तो कौन सी आपकी इनटेंजिबल नहीं है, यानी कौन सी टेंजिबल है जो दिखाई दे, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये तीनों आपके क्या है, ये इंटेंजिबल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको गुडविल को शो करता है, तो आपकी कंपनी कई सालों तक मेहनत करके कुछ इमेज प्रेस्टीज बना लेती है, ठीक है। पेटेंट, कोई भी चीज आप बनाते हो तो उसका आपको अधिकार मिल जाता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क, आपकी कंपनी का कोई भी ट्रेडमार्क हो सकता है जिससे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे नाइकी का होता है, ठीक है।
तो ये सारे तो इंटेंजिबल है, कोई भी लिखा है आप इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स तो आपकी किसमें आ जाएगी, टेंजिबल। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देखिए वही खाता और लेखा मीन सेम एंड यूज इंटरचेंजेबली, इसका मतलब समान है, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक जैसी है क्या, क्या दोनों का एक दूसरे की जगह पे उपयोग किया जा सकता है, यानी बुक कीपिंग कर लो या अकाउंटिंग कर लो, अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे तो बुक कीपिंग कर लो, बुक कीपिंग नहीं कर पाए अकाउंटिंग कर लो, क्या हम एक दूसरे की जगह पे ही यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजली, इसका मतलब समान नहीं है और इसका परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ, दोनों ही है। फोर्थ कहता है नन ऑफ दीज। पहले तो समझिए बुक कीपिंग होता क्या है। देखिए बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में आपके पहली स्टार्टिंग की तीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, वो भी ट्रांजेक्शन जो मनी में कन्वर्ट होती है उसे आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग दैट्स मीन जर्नल, ठीक है। जर्नल से आप उसकी पोस्टिंग करते हो, पोस्टिंग कीवर्ड किसका है, लेजर का। देन समराइजिंग, और समराइजिंग का मतलब है बैलेंस शीट बना देते हो, ठीक है। तो ये तीनों काम आपके बुक कीपिंग में आते हैं और इसे कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट्स की या सीए होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये रेगुलर वर्क होता है, यानी रूटीन जॉब है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इसके बाद स्टार्ट होती है, जहां बुक कीपिंग का एंड हो गया ना, इसके बाद समराइजिंग के बाद, ठीक है। एनालिसिस और इंटरप्रेट करोगे आप, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग करोगे, ठीक है। इंटरप्रेटिंग के बाद आप क्या कर दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे, जो आपके यूजर्स हैं उन तक आप पहुंचा दोगे अपनी रिपोर्ट, एक्सटर्नल इंटरनल यूजर। ये सब आप पहले वीडियो बना चुकी हूँ मैं, प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हो, ठीक है। इंटरनल यूजर जो बिजनेस के अंदर के होते हैं, ओनर मैनेजर, और एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, ठीक है, बैंक हो गई, पब्लिक हो गई, ये सब। तो जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगी तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग आपका छोटा है, ठीक है, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, ये आपकी बुक कीपिंग है और ये अकाउंटिंग है। तो दोनों एक तो नहीं है, दोनों एक नहीं है तो एक दूसरे की जगह पे यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और अकाउंटिंग को करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत पड़ती है, यानी आपको सीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और जब आपका बुक कीपिंग का काम जहाँ पे एंड होता है वहां से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का एक उपक्षेत्र नहीं है, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग की तीन ब्रांच होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी जितने भी पैसों का लेन देन है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है कि हमें अपनी कॉस्ट को एनालाइज करते रहना चाहिए, उसे कम करना चाहिए, लेबर कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, इन सबको अलग रखना चाहिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों का हम लेखा जोखा करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हमें मैनेज करना पड़ता है चीजों को, ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। तो पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है अकाउंटिंग का सब फील्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का एक उपक्षेत्र नहीं है, बुक कीपिंग नहीं। Which of the following is not recorded in the books of account?
बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता? सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट्स ऑफ वेजेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजर, परचेज ऑफ फर्नीचर। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है? माल की बिक्री, मजदूरी का भुगतान, प्रबंधक की गुणवत्ता या फर्नीचर की खरीद। देखिए, सेल्स जो आप कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको रेवेन्यू मिलेगी, अर्निंग होगी, इनकम होगी, ठीक है। और सेल्स करना एक बिजनेस का काम। पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर आपने कोई वर्कर रखे हैं काम कराने के लिए तो उनको वेजेस तो देनी पड़ेगी, यानी आप उनको पे करोगे, ठीक है, मजदूरी दोगे। तो ये भी बिजनेस का ही एक पार्ट है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अगर खरीद के लाओगे तो वो भी मनी में कन्वर्ट होगा, अमाउंट होगा उसका जितने पे खरीद के लाओगे, तो ये भी है। नॉट पूछा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की क्या क्वालिटी है, मैनेजर में कितने गुण हैं, ये मनी में कन्वर्ट नहीं है, ठीक है। क्वालिटी को आप मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, नॉट कन्वर्ट इनटू मनी, ठीक है। और यही आपसे पूछा है कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट करिए। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद, बुक कीपिंग क्या कंसर्न करती है या बुक कीपिंग किससे संबंधित है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डाटा उनको रिकॉर्ड करती। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल यूजर्स, ऑल ऑफ दी अबव। बुक कीपिंग क्या है? वेबसाइट लेन देनों से संबंधित वित्तीय डेटा रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड किए डेटा को वर्गीकृत और सारांशित करना, इंटरनल उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा की व्याख्या करना और उपयोग सभी। देखिए, बुक कीपिंग में मैंने आपको बताया पहले 3 प्रोसेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि जर्नल करना, उसके बाद आप लेजर पोस्टिंग कर दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप समरी बनाओगे, लेकिन इंटरप्रेट नहीं करोगे, ठीक है, इंटरप्रेट ना करोगे, ना ही कम्युनिकेट करोगे, तो ये नहीं है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, ठीक है। क्लासिफाइंग में आप ले सकते थे, अगर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं होता, लेकिन फिलहाल ऑप्शन आपको ए ही बेस्ट है, ठीक है, एक ही ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है तो आप ए ही करोगे। बुक कीपिंग मेनली तो कंसर्न किससे है? रिकॉर्डिंग से ही है, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप चाहे तो ये प्रोसेस की वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, EMRS पार्ट 1 के नाम से, ठीक है, आप निकाल के प्ले करके देख सकते हो। अभी देखिए, यहाँ पूछा है प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग का प्रोसेस, अगर अकाउंटिंग का प्रोसेस पता है तो जो लास्ट स्टेप है वही पूछा है आपसे। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन के अंतिम चरण, लेन देन का रिकॉर्ड करना, वित्तीय विवरण तैयार करना, सूचना का संचार या जानकारी का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले तो आप रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड आप क्या करोगे फिर रिकॉर्डिंग के बाद? रिकॉर्डिंग आपका जनरली आ जाता है, ठीक है, लेजर कर दोगे। लेजर के बाद थर्ड पॉइंट है आपका समरी कर दोगे, ठीक है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ आप इंटरप्रेट कर दोगे। देन फिफ्थ में क्या कर दोगे? कम्युनिकेट कर दोगे। तो लास्ट पूछा है कम्युनिकेट, और यहाँ देखिए है क्या कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो राइट आंसर आपका सी है, सी हो जाए, सूचना का संचार। कम्युनिकेशन में क्या आता है? 2 तरह के कम्युनिकेशन, मतलब अब जो आपने रिपोर्ट बना ही ली है, ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड लोगों को दिखा दोगे। कुछ लोग बिजनेस के अंदर होते हैं जिन्हें आप इंटरनल यूजर कहते हो, ठीक है, और कुछ बिजनेस के बाहर भी होते हैं जिन्हें आप एक्सटर्नल यूजर कहते हो। दोनों को ही आपको बताना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, कितना बिजनेस ने अर्न किया है, ठीक है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस कमा रहा है, ठीक है, या बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में पोजीशन में क्या, कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, ये सब बताना है। इंटरनल यूजर कौन? जो बिजनेस के अंदर है, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मैनेजर हो गया। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गई, बैंक हो गया, पब्लिक होगी बाहर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? अब बेसिक फंक्शन आपसे अकाउंटिंग का पूछा हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। वित्तीय लेखांकन के मूल कार्य क्या है जो बेसिक है? सभी व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड करना या वित्तीय डेटा की व्याख्या करना, एक काम है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग बेस किस पे होती है? बुक कीपिंग पे, ठीक है। और बुक कीपिंग क्या होता है? ठीक है, बुक कीपिंग में सबसे पहले आप क्या करते हो? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हो, यही आपका बेसिक फंक्शन है, तो ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। इंटरप्रेट और असिस्ट द मैनेजर, ये लास्ट के ऑप्शन है। यहाँ से बेसिक पूछा है, ठीक है, सारे नहीं पूछे हैं, सिर्फ बेसिक पूछा तो रिकॉर्ड ऑन ट्रांजेक्शन, सभी वेबसाइट लेन देन रिकॉर्ड करें। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम, देखिए जब भी पोस्टेड की बात आएगी तो आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेकिन अकाउंट कहाँ से ला रहे हो, ठीक है, ये पूछा है। वाउचर से, जनरल बुक से, बैंक स्टेटमेंट से, नन ऑफ दिस। लेन देन को लेजर खाते में कहाँ से पोस्ट किया जाता है? वाउचर, जनरल की किताब, बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई नहीं। जब आप लेजर करते हो तो कहाँ से ध्यान में रखते हुए चीजें बनाते हो लेजर में? जनरल से, ठीक है। जितनी भी जनरल आपकी एंट्रीज हैं, ठीक है, वही तो देखते हो, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इस केस में आप दो लेजर बनाओगे, एक तो कैश का, एक सेल्स का, ठीक है। तो लेजर बेस किस पे है? जनरल बुक पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेजर कैसे बनाते हो? आपने 8 कॉलम खींच लेना, ठीक है। अब कैश क्या हो रहा है आपका? डेबिट, तो इसके डेबिट में क्या लिख दोगे? डेबिट में क्या लिख दोगे? टू सेल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेल्स का बनाओगे तो सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट, और क्रेडिट में क्या लिख दोगे? बाय कैश, ठीक है। यहाँ डेबिट साइड होती है, यहाँ क्रेडिट। 8 कॉलम मैंने बता रखे हैं आपको। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये सारे डेबिट के हैं। और यही 4 उधर क्रेडिट साइड में अगेन लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करके डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? नहीं पूछा है। बिजनेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू 50,000, निम्नलिखित में से एक व्यापारिक लेन देन नहीं है। पुनः विक्रय के लिए माल की खरीद 50,000 रुपए की राशि, जब 50,000 रुपए की राशि है तो ये तो अमाउंट जितने भी है ना, और मनी से रिलेटेड जो भी चीजें है ना, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटेड टू 10,000, यहाँ भी अमाउंट है तो ये भी है, ठीक है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमाइसिस, ऑफिस प्रेमाइसिस के लिए पैसे दिए 5,000, तो ये भी है। परचेज अ एलईडी टीवी फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ठीक है। ऊपर से अमाउंट भी गिवन नहीं है, या तो ऐसे याद रखना नोट गिवन अमाउंट, या पर्सनल की चीजें, पर्सनल में आप टीवी लाओ, बीबी लाओ, ठीक है, जो भी लाओ अपने घर पे लाओ, ये बिजनेस से रिलेट तो नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परचेज अ एलईडी टीवी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अगर आप बिक्री के लिए माल ला रहे हो तो वो तो बिजनेस है। भुगतान के लिए वेतन और सैलरी का भुगतान कर रहे हो, बिजनेस है। कार्यालय परिसर, ऑफिस के काम के लिए भुगतान कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, किराया दे रहे हो, ये भी है। लेकिन पर्सनल यूज के लिए आप कुछ एलईडी लाओ या कुछ भी लाओ, वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसका बिजनेस से क्या लेना देना, आप अपने घर में कुछ भी लाओ। विच वन इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एडवांटेजेस क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, shows the present value of business, accounting does not record price changes, accounting is not fully exempt। लेखांकन के कौन से फायदे हैं? स्मृति का प्रतिस्थापन, व्यवसाय का पूर्व निर्धारित मूल्य दिखाता है, लेखांकन मूल्य परिवर्तनों को रिकॉर्ड नहीं करता, लेखांकन पूरी तरह से सटीक नहीं है, सटीक नहीं है।
अगर आपने ध्यान दिया हो कभी भी, एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदा, ठीक है, और ये तीनों लॉस है, नुकसान है, ठीक है। नुकसान मतलब डिसएडवांटेजेस। शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहा है, यानी पास्ट की नहीं दिखा रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। ये उसकी लिमिटेशन, कि वो प्रेजेंट की ही वैल्यू दिखा पा रहा, पास्ट का काम नहीं कर पा रहा। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस को भी नहीं दिखा पा रहा, ये भी उसकी लिमिटेशन है, कमी है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, पूरी तरह से सटीक नहीं है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग होती है। तो बचा क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। हाँ, ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इसका एडवांटेजेस है। आपने अकाउंटिंग कर ली, ठीक है, अकाउंटिंग की अगर आपको रिकॉर्डिंग की हुई है, तो सीआईडी में देखते हो, कोई भी क्राइम होता है तो 5 साल पीछे के रिकॉर्ड चेक करने वहां चले जाते हैं सीआईडी ऑफिसर, ठीक है, ये देखते हो ना। तो 5 साल तक के रिकॉर्ड आप दिमाग में तो याद रखोगे नहीं, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ होते हैं सारे, रिकॉर्डिंग में। या तो कोई, पहले तो बुक्स होती थी, ठीक है, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर आ गया है, तो कंप्यूटर में सेव होती है, सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो अब याद करने की इतनी सारी चीजें को जरूरत है नहीं, तो मेमोरी को रिप्लेस कर दिया, यही है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। विच इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट, असिस्ट टू मैनेजमेंट, प्रबंध के लिए सहायता करना, रिप्लेस मेमोरी, स्मृति को प्रतिस्थापित करना, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अवास्तविक जानकारी या एविडेंस इन कोर्ट, अदालत में सबूत। यहाँ पूछा है आपसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग बनाने का, विच इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम क्या है, असिस्ट करना मैनेजमेंट को, रिप्लेस मेमोरी, या फिर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन या एविडेंस इन कोर्ट। तो एविडेंस इन कोर्ट इसका इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब आपके पास, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो, ठीक है, तो अकाउंटिंग सभी फैक्ट बेस होती है या वाउचर्स के बेस पे होती है, जो कि आपके एक एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में कोर्ट में काम आ सकती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, कॉस्ट की बात आ रही है, निर्मित माल, अगर कोई भी माल बना रहे तो माल की लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा आपको, यानी वित्तीय लेखांकन। मैंने अभी बताया वित्तीय क्या बताएगा, फाइनेंशियल तो पैसों के बारे में बताएगा, ठीक है, फाइनेंशियल पैसों के बारे में बताएगा। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कॉस्ट के बारे में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये मैनेज के बारे में बताएगा, यानी प्रबंधक के बारे में बताएगा, ठीक है, कैसे प्रबंधन करना है। ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग, ये आपके एचआरएम, यानी आपने की जो लेबर है उनको कैसे मैनेज करना। ह्यूमन एसेट्स कौन सी होती है, आपकी जो लेबर लगी हुई है, ठीक है, मैन पावर, जो आपके लिए काम कर रही है, बदले में आप उन्हें वेजेस या सैलरी दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे कॉस्ट के बारे में पूछा, तो कॉस्ट के बारे में तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगा, ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा था, तो लागत लेकर। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, अगर सिर्फ लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में शामिल है, सिर्फ गुण देखने अब आपको, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस, विश्वसनीय होना चाहिए और प्रशंसित होना चाहिए। रिलायबल क्या होता है, रिलायबल क्या होता है कि विश्वास करने के लायक हो, ठीक है, जिसपे विश्वास किया जाए, यानी कोई ट्रुथ है, सच है। रिलेवेंस क्या होता है, यानी रिलेट है, किससे, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई कोई बात है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिवली, यानी समझने की क्षमता होनी चाहिए और तुलना कर सकता है, तुलना एक होता है इंट्रा,
इंट्रा एक यानी एक फर्म का ही, ठीक है। जैसे कि टाटा है, टाटा लिमिटेड, ठीक है। तो वो अपने ही 2022 से कितना 2023 में प्रॉफिट कमाया, तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है अपने ही प्रॉफिटों से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंट्रा इंट्रा कंपेयर, ठीक है, कंपेरेटिवली। लेकिन अगर टाटा रिलायंस से कंपैरिजन करे, ठीक है, दो फर्म के बीच में तुलना हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंटर कंपेयर, ठीक है। तो ये इंटर कंपेरेटिवली हो जाएगा, ठीक है। ट्रू एंड फेयर, सही और निष्पक्ष, रिलायबिलिटी है, विश्वसनीय भी है, समझने लायक भी है, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेटिव, समझ भी है, तुलना भी है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप उनकी बात करो तो सी पॉइंट में सारी चीजें सही भी है, फेयर भी है, रिलायबल भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है, कंपेरेटिव भी है, चारों क्वालिटी दी हुई है। तो आप सी के साथ जाओगे, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव। अब जो चीज क्वालिटी नहीं है तो वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन जानकारी की गुणात्मक विशेषता नहीं है। एबिलिटी, विश्वसनीय, विश्वास करना या ना करना, ये एक क्वालिटी है, क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी तो आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है, नोट पूछा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, कि आप कितना विश्वास कर रहे हो, ये भी नहीं पूछा। कंपैरेटिवली, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, आप तुलना कर पा रहे हो। लेकिन मेटेरियल, मेटेरियलिटी का क्या है कि आप प्राइस में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, मेटेरियल, तो भौतिकता। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ाता है। कंपेरेटिविटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस या रिलायबिलिटी। देखिए, किसी चीज का आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, मेजरमेंट कर रहे हो, तुलना कर रहे हो ना एक तरह से, माप, तो माप की सामान्य इकाई या रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग को बढ़ावा कौन देगा, कंपेरेटिवली। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस और रिलायबल, ठीक है, ये मेजरमेंट से रिलेट नहीं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में पूछा है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्ट व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंट, लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती है जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है। रिलेबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेटिविटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी, कौन सी क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी किस चीज की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली प्रेजेंटेड की जा रही है, कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ तो आना चाहिए, तो अंडरस्टैंडेबल तो होना चाहिए। रिलायबल, रिलेवेंस और कंपैरिजन की तो बात अलग है। अगर मैं कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ तो वो पहले अंडरस्टैंडेबल तो होना चाहिए, आपको समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, प्रेजेंटेशन की जब भी बात आएगी तो प्रेजेंटेशन को याद रख लेना कि प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक इकाई अवधारणा के अनुसार, ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर और उसके मालिक के अंदर होती है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, यानी व्यवसाय हो या मालिक के बीच जो लेन देन है उसको हम कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ऐसा सुना है आपने। पहले तो जानिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है, कि बिजनेस का ये मालिक अलग, ठीक है, और इसका जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग, ठीक है। अगर ये पैसा बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस इसको कैपिटल मानेगा, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी के रूप में लेगा, ठीक है। Transactions between the business and its owner are recorded considering them to be one single entity. यानी व्यवसाय के मालिक के बीच लेन देन उन्हें एकल इकाई मानते हुए दर्ज किया जाता है। एकल यानी एक ही मान रहा है दोनों को, ऐसा तो मैंने नहीं बताया, ठीक है।
ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। व्यवसाय और उसके मालिक के बीच लेन देन को व्यवसाय के दृष्टिकोण से दर्ज किया जाता है। ये ठीक है। ठीक है, अब जो बिजनेस में आप का जो मालिक है वो पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस अपनी तरफ से इसे कैपिटल समझेगा, वो तो कैश ही लगा रहा है। ऐसे पढ़ते हो ना आप, जनरल एंट्री फर्स्ट ही एंट्री होती है, राम इन्वेस्टेड, ठीक है, 1 लाख कैश इनटू बिजनेस। राम मालिक है और बिजनेस में वो 1 लाख रुपए कैश लगा रहा है। वो तो अपनी तरफ से कैश लगा रहा है, लेकिन बिजनेस तो इसे अपनी तरफ से क्या मानेगा, कैपिटल मानेगा। कैपिटल मतलब लायबिलिटी। ठीक है, तो व्यवसाय और उसके मालिक के बीच लेन देन को व्यापार के दृष्टिकोण से दर्ज किया जाए, बिजनेस के दृष्टिकोण से। और अगर यही अपने बिजनेस से ही कुछ पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, तो इसे ड्रॉइंग्स माना जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सी आंसर आपका राइट हो जाए। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, धन माप अवधारणा के अनुसार ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड, सभी ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, सभी, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन द मनी टर्म, सभी घटनाएं और घटनाएं जिनका अनुमान अनुमान मुद्रा के रूप में लगाया जा सकता है, या और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वही खाते में जो दर्ज किए जाते हैं। ऑल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन मनी टर्म एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सभी घटनाएं घटनाओं को जिन्हें पैसों के संदर्भ में मापा जाए और खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैं जिसको पहले तो मनी में मेजर किया जाए और फिर उनको रिकॉर्ड किया जाए, तो जो भी घटना है आपकी, जो भी घटनाओं को पैसों में आप रिलेट कर सकते हो, माप सकते हो, उनको पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। तो लास्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।